So, alright, guys, welcome back, everyone. Today we are beginning with ancient history, and ancient history का जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंस है, ये आपको सबसे पहले समझना ज़रूरी है. वन थिंग शुड बी नोटेड हेयर इज़ दैट कि जो जनरली आपको क्वेश्चंस हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री से आपको जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं. इसलिए आई वुड रिकमेंड कि एंशिएंट हिस्ट्री को आप जो है जनरली उतना ही टाइम दें जितने इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. जनरली आपको एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते. तो मेजरली क्वेश्चन हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं आपको वो मॉडर्न हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर से आपको देखने मिलेंगे. ठीक, एंशिएंट हिस्ट्री की जनरली वेटेज कम रहती है. इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं जो जनरली एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, दे अंडरस्टैंड कि उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना. एक ऐसी पोजीशन आती है एक स्टूडेंट के लाइफ में जिसमें वो डिसाइड करता है कि उसको क्या नहीं पढ़ना. जब उसको ये चीज़ें पता चल जाती है कि क्या नहीं पढ़ना, ऑनली दिन उसका जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई कर पाता है. एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात करें हम, तो अगर आपको इसके लिए बुक रेफ़र करनी है तो जनरली आप मोस्टली जो है जिस तरह से आप इकोनॉमी एनवायरनमेंट के अंदर बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं, इसके अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इसकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर इसकी जो है वेटेज कम रहती है. तो अगर आपको बुक्स पढ़नी भी हों तो हेयर आई वुड रिकमेंड यू कि आप इनमें से कोई एक सोर्स आप पढ़ लें. या आप आर.एस. शर्मा की बुक आती है वो पढ़ लें, आर.एस. शर्मा. अनदर जो है इसका अल्टरनेट अगर आपको देखना है वो है एनसीईआरटी. या थर्ड अल्टरनेट आप देखेंगे तो इसका है तमिलनाडु बुक. तमिलनाडु की 11th क्लास की बुक है, 11th. या आप देखें कोई नोट्स किसी भी कोचिंग के जो आपको इजीली समझ आए या जिसमें इंटरेस्ट हो पढ़ने का. ठीक, या जो है सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक ये वाले जो नोट्स हमने इस स्लाइड्स में बनाए हैं, इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. तो आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट एंड नथिंग बियॉन्ड दिस आपको एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है. जनरली आप देखेंगे आप एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जितने सोर्सेज भी स्टडी करें, एट द एंड ऑफ द डे आपको जो है जनरली आप 50 to 60% ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं. अगर एंशिएंट हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछता है तो एट मैक्स आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे. ठीक है ना, जनरली ऐसा होता है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर. और कभी कभी तो ऐसा बाउंसर आता है कि आपको पता भी नहीं होता कि इसका क्या है. जिस तरह एक बार UPSC ने पूछ लिया राइनो, ठीक, दिन पैरामेथास, ऐसी ऐसी चीज़ें कभी कभी पूछना शुरू कर जाता है जिसको जनरली जो है जिन चीज़ों पे फोकस नहीं किया होता है. तो एग्ज़ाम को पास करने के लिए जो की होती है वो की होती है प्रैक्टिस एंड रिवीजन. तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव फॉर. ठीक है, तो दिस इज़ इट. जब आप एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी होता है कि आपको क्रोनोलॉजी पता हो कि हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई. देखिए यहाँ पे जो है हमने पीछे जो एक्सप्लोर किया है, लगभग हम 4 लाख BC तक हम पीछे गए हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री शुरू है वो होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से. वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस? बिकॉज जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है. एंड इसका जो रीजन था ये वाला रीजन था IVC का. बहुत सी साइट्स आपको देखने को मिलेंगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की इधर, जिस तरह हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, लोथल है, कालीबंगन है, राखीगढ़ी है. ये वाली साइटें आपको हैं इम्पॉर्टेंट जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी. ये वाली जो सिविलाइजेशन थी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है इंडिया के अंदर थी. तो इसलिए ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है यही टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन. इसके अंदर क्या करैक्टरिस्टिक्स थे, लोगों की रिलीजन कैसा था, उनकी सोशल कैसी थी, सोशल सिस्टम कैसे थे, कल्चरल सिस्टम उस वक्त का कैसा था, स्ट्रक्चर कैसा था, है ना. बाकी इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स मिलते हैं और इम्पॉर्टेंट साइट्स कौन सी एग्जामिनर्स अक्सर पूछते हैं. ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमारी हिस्ट्री के लिए. IVC से अक्सर आपको क्वेश्चन मिलते हैं. बट वट बिफोर इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो पहले का एरा है
ठीक है ना। लगभग 4 लाख BC तक हमने जो है कुछ एविडेंसेस की बिना पर जो है एक्सप्लोर कर पाए, कवर कर पाए हैं कि क्या था। तो पहले की जो एज थी, इस एज को हम स्टोन एज कंसीडर, दैट्स स्टोन एज। एंड फर्दर ये जो हमारी स्टोन एज है, इसको भी हम 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करके स्टडी, वन इज पेलियोलिथिक एज, अनदर इज मेसोलिथिक एज, एंड नेक्स्ट न्यूलिथिक एज। इसको हम थोड़ा आगे देखेंगे इन डिटेल, बट दिस इज इट अबाउट दैट, ठीक है। स्टोन एज को हम 3 हिस्सों में हमने डिवाइड करके रखा हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो है हमारा वैदिक एज शुरू होती है। वैदिक एज के बाद हमारा मौर्यन एरा शुरू होता है। मौर्यंस के बाद जो है इंडिया पे जो है कुछ ग्रीक्स ने इन्वेजन्स किए, ठीक है ना। देन यहाँ पे जो है इंडिया की अंदर बहुत सी जो है डिफरेंट आपको जो है इस एरा के अंदर आपको देखेंगे डिफरेंट जो है कुछ किंगडम्स जो है एस्टेब्लिश हुई है। उसके बाद फिर से गुप्ता आया, एंड गुप्ता एरा ने फिर से जो है पूरी कंट्री को यूनाइट कर लिया। एंड आफ्टर दैट हर्षवर्धन के बाद जो है चोला एम्पायर जो साउथ के अंदर जो है हम इसको हम स्टडी करेंगे। देन जो है राष्ट्रकूटा, पालास, प्रतिहारास के बाद जो है इनका दौर शुरू होता। तो ये है हमारी ब्रीफ टाइमलाइन एंशिएंट हिस्ट्री की जो है स्टडी करने वाले हैं। बट बिफोर वी बिगन हम एक ब्रीफ ओवरव्यू इसका डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है एक आइडिया हो पाए किस तरह से एंशिएंट हिस्ट्री को स्टडी। फर्स्ट थिंग दैट वी आर स्टडिंग इज स्टोन एज। स्टोन एज मैंने कहा कि 4 लाख BC से जो है आपको देखने को मिलेगी 2500 2.5 KB 2500 BC तक की जो टाइम पीरियड है, इसको हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं। वाई? बिकॉज जनरली जो डिपेंडेंस थी लोगों की वो स्टोन्स पे ही थी। स्टोन्स के टूल्स लोग यूज करते थे एट दैट टाइम। तो स्टोन एज को हम जो है 3 एरा के अंदर 3 भागों के अंदर बांटते हैं। पहला जो है लिथिक का मतलब होता है स्टोन। दिन है हमारा मेसोलिथिक एज, तो लिथिक एज। एंड दिन है हमारा न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। अब जो पेलियोलिथिक एज है ना, पेलियोलिथिक एज हम मानते हैं जो पेलियोलिथिक हमारी एज थी वो थी लगभग 2.5 लाख से 2.5 लाख BC से लेकर जो है 10,000 BC तक, 10,000 BC तक की जो एज है उसको माना जाता था पेलियोलिथिक एज। इसके अंदर जो हम स्टोन्स के टूल यूज करते थे वो बिग इन साइज होते थे, बिग इन साइज होते थे। इसको भी हम जो है 3 भागों में फर्दर डिवाइड करते हैं, दैट इज लोअर पेलियोलिथिक, मिडल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक, ठीक है। लोअर जो पेलियोलिथिक है इसके अंदर हम जो है लेवर एंड चॉपर्स का यूज करते थे। जो हमारा मिडल है इसके अंदर हम ब्लेड एंड वॉरियर्स का यूज करते थे। एंड जो हमारा है इसके अंदर हम ब्लेड्स एंड पॉइंट टूल्स का यूज करते थे, ठीक। हमें इन लिटिगेटिव में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट पेलियोलिथिक एज के अंदर जो है बिग साइज जो स्टोन के टूल होते थे उनका यूज किया जाता था। मेसोलिथिक वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट आप व्यू के हिसाब से, तो वी आर फोकसिंग ऑन इट। मेसोलिथिक एरा के अंदर जो है माइक्रोलिथ का यूज किया गया। माइक्रोलिथ, लिथ का तो मतलब पहले ही मैंने बता दिया कि इसका मतलब होता है स्टोन। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, एंड लिथ का मतलब होता है स्टोन। दैट मीन्स जो इस एरा के अंदर टूल यूज किए जाते थे वो स्मॉल टूल यूज किए जाते थे। माइक्रोलिथ का यूज किया जाता था मेसोलिथिक एरा के अंदर। अब अगर छोटे टूल जो है स्टोन के यूज किए जाते थे, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि इस एरा में स्मॉल एनिमल्स की हंटिंग हुआ करती थी, है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो टूल्स थी उनमें काफ़ी एडवांसमेंट आ चुकी थी। पहले जो थे बड़े साइज के टूल्स यूज किए जाते थे, अब छोटे हो गए। अब ये जो हमारे माइक्रोलिथ्स है ना, इन पे हम दीवारों पे तब क्या करते थे कि इस तरह से स्क्रैच करके कुछ पेंटिंग्स वगैरह भी ड्रा करते थे, ठीक है ना। तो स्क्रैच किया जाता, स्क्रैच करते थे। अब स्क्रैच करके जो इमेजेस वगैरह बनाते थे माइक्रोलिथ से, इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज की जाती है पेट्रोग्लिफ। वेरी इंपॉर्टेंट,
टू नोट, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पहले भी पूछ चुका है, पेट्रोग्लिफ, ठीक है। एंड इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको देखने को मिली कि डोमेस्टिकेशन ह्यूमन ने एनिमल्स को घर में रखना शुरू कर दिया, पालने शुरू कर दिए जानवर, ठीक। अब साइट्स की अगर बात की जाए तो इंपॉर्टेंट साइट्स इसकी है दो जो आपको पता होनी चाहिए। एक है आदमगढ़, ये है मध्य प्रदेश के अंदर, और दूसरी है बगोहर, ये साइट आपको देखेगी राजस्थान के अंदर। देन हमारी है न्यूलिथिक एज, ठीक है। मेसोलिथिक एरा के कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको आएंगे। न्यूलिथिक एज जो है हमारी, इसके अंदर इमर्ज हुई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्जामिनर अक्सर जब पूछता है, ठीक है ना, वो इसको पूछता है कि पैलियोलिथिक एरा में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ह्यूमन ने स्टार्ट की, नॉट इट्स इन न्यूलिथिक एरा, है ना। और जो साइट्स हैं इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक एरा की, वो साइट्स आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान के अंदर है महरगढ़, यहाँ पे राजस्थान के अंदर महरगढ़ आपको देखने को मिलेगी इसकी साइट, ठीक। और बहुत सी साइट्स जो है कुछ आपको पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिलेगी। वहीं एक और साइड मुझे याद आ रही है, दैट इज बरज़ोहामा, ये कश्मीर के अंदर है, ये है कश्मीर के अंदर। डिड यू गॉट दैट? बरज़ोहामा, ये है न्यूलिथिक एरा के, इसमें से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन तक हम पहुंचे कैसे? यू नो दैट न्यूलिथिक एरा के अंदर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ह्यूमन ने शुरू कर दी। अब एग्रीकल्चर की वजह से कुछ जो है सरप्लस ह्यूमन ने जो है प्रोड्यूस किया। सरप्लस अगर प्रोड्यूस हुआ तो सरप्लस को ट्रेड करना था। अब ट्रेड करने के लिए कुछ ग्रुप बन गए, जिनको ट्रेडर्स जो थे, जिस तरह गिल्ड, उनको एक स्पेशल टर्म यूज की जाती है, गिल्ड एंड स्ट्रेनी, है ना, स्ट्रेनी जो है, ये ट्रेडर्स हमें तब देखने को मिले। इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जामिनर पूछ चुका है, गिल्ड एंड स्ट्रेनी इनका क्या मतलब है। तो ये ट्रेडर्स थे। देन ट्रेड शुरू होगी, ट्रेड की वजह से जो है टाउन डेवलप हुआ, एंड टाउन अल्टीमेटली जो है बना पूरा वेरी बिगर एंड रिजल्टेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम इसको स्लाइड्स में देखेंगे आगे, ठीक है ना। विल सी इन स्लाइड्स, मैंने स्लाइड्स में ऑलरेडी नोट करके रखे हैं, तो वहाँ पे देखेंगे, बट जस्ट यहाँ पे एक आउटलाइन आप देखिए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपको 2500 BC से शुरू होती है, लगभग 1800 BC तक ये जो है कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है ना। डिसइंटीग्रेशन होगी इसकी, IVC की। पहले ये इस तरह से पूरा एरिया था। दिन ऐसा माना जाता है कि 3 थेवरीज के, पहला आर्यंस ने इन्वेजन कर दिया, या इस एरिया में फ्लड्स आ गया, या अर्थक्वेक आ गया इस रीजन में, तो ये जो टाउन था ये डिसइंटीग्रेट हो गया। लोग इस तरह दूर दूर अब रहने लगे। बट इस एरा के अंदर जो है कापर का लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते थे, कापर का फ्रीक्वेंटली यूज करते थे। एंड देन इस एरा को एक अपना नाम दिया गया चालकोलिथिक एरा, चालकोलिथिक पीरियड, ठीक है ना। चालकोलिथिक पीरियड जो है हमारा रहा 1800 BC से लेकर 1500 BC तक। जो गार्ड दैट 1500 BC से हमारा जो है शुरू हुआ हमारा शुरू हुआ वैदिक एज। बट वैदिक एज जो है हमारी जो है अर्ली वैदिक एज को हम दो तरह से पढ़ते हैं, वैदिक एज, ठीक, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज कहाँ से कहाँ तक थी? 1500 से 1000 BC तक की जो हमारी थी अर्ली वैदिक एज। इस अर्ली वैदिक एज के जो है अहम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स अक्सर पूछे जाते हैं, जो शायद आगे स्लाइड्स में नहीं लिखे हुए, वो ये कि आर्यंस जो थे, आर्यंस बेसिकली साउदर्न रशिया, सेंट्रल एशिया में हमारे आते हैं, ये तजकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है ना, ये इनको सेंट्रल एशिया कहा जाता है। इसको स्टेपेज रीजन भी कहा जाता है, यू नो, स्टेपेज रीजन।
यहाँ के रहने वाले ट्राइब्स थे, ट्राइब्स, और इन ट्राइब्स को जो है आर्यंस कहा जाता है, आर्यंस। अब आर्यंस वाई हमें पता चला कि आर्यंस तब इंडिया में आए, बिकॉज ऋग्वेदा जो है ओल्डेस्ट बुक है जो 1500 BC के अराउंड जो है लिखी गई है, ऋग्वेदा के अंदर आर्या वर्ड जो है, आर्या वर्ड 36 टाइम्स यूज हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि आर्यंस जो थे वो इंडिया में आए एंड वही बास बने जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसकी डिसइंटीग्रेशन के लिए। अब हम जो है जहाँ पे जो आर्यंस थे पहले ये पास्टोरल एंड नोमैडिक थे, पास्टोरल एंड नोमैडिक ट्राइब्स थे, ठीक, पास्टोरल एंड नोमैडिक ट्राइब्स थे। अब जो है एक और इम्पॉर्टेंट जो मुझे ऑब्जेक्टिव याद आ रहा है कि ऋग्वेदा जो है अर्ली 1500 BC में लिखी गई, इसकी एक कंटेम्परेरी बुक है अवस्था, ठीक है ना, ये कंटेम्परेरी है, किसकी कंटेम्परेरी है, ऋग्वेदा की, ऋग्वेदिक एरा के अंदर जो है हमारे ऋग्वेदा एरा के अंदर जो आप देखेंगे 10 मंडल्स हैं ऋग्वेदा के, 10 मंडल्स हैं ऋग्वेदा के। उसमें जो सेकंड मंडल से लेकर जो है 7th मंडल तक ये जो है अर्ली वैदिक एरा के अंदर लिखा गया है, ठीक, अर्ली वैदिक एरा के अंदर जो है 2nd से 7th मंडल जो है लिखे गए थे, ठीक। जो आर्यंस थे, आर्यंस एंटर हुए थे खाइबर पास से, ठीक, अफगानिस्तान में जो रीजन पड़ता है वहां से आर्यंस पास हुए थे। अब जो ऋग्वेदा है ना, ऋग्वेदा ने एक वर्ड यूज किया है सप्त सिंधु जो वर्ड यूज किया है आर्यन ने, इंडस, इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज प्लस कुबा रिवर जो है ये है अफगान के अंदर, प्रेजेंट डे अफगान के अंदर है कुबा रिवर। इस रीजन को है सप्त सिंधु रीजन रेफर किया है किसने, ऋग्वेदा ने, ठीक। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग ऑब्जेक्टिव जो इसी रीजन में जो है वो है सरस्वती जो है वर्ड यूज किया है ऋग्वेदा ने रिवर के लिए। अब जो सरस्वती रिवर है ये रिजल्ट है 2 रिवर्स का, ठीक है ना, एक है हकरा एंड दूसरा है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ऐसा माना जाता है कि इन 2 रिवर्स के ही किनारे जो है तब एग्जिस्ट करती थी एंड देन तब ये हुआ, ये सरस्वती बना एंड सरस्वती जो है, सरस्वती अवस्था चूंकि इसकी जो है कंटेम्परेरी है ऋग्वेदा की, तो अवस्था भी जो है सरस्वती को उसने अपनी जो है उसके अंदर भी लिखी हुई है, मगर उस वहां पे सरस्वती का नाम है हरकावती, ठीक है ना। तो चलिए हम जो है अब जो हमारा पहला जो है अर्ली वैदिक एज उसके कुछ इकोनॉमी के बारे में देखते हैं। इकोनॉमी इसकी अर्ली वैदिक एज, अर्ली वैदिक जो एज है इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। जो इसके है पहले जो है कैटल्स के लिए फाइट की जाती थी, हमें पता कैसे चलता है क्योंकि गावस्ती वर्ड यूज किया है ऋग्वेदा ने। तो पहले जो है इकोनॉमी जो होती थी जो है मैक्सिमम जो है केटल्स के लिए जो है जंगें वगैरह लड़ी जाती थी। अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस अगर देखें तब पॉलिटिकल सिस्टम तब का कैसा था, पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा था कि आर्यंस जो थे, आर्यंस ने ऑलरेडी जो है अटैक कर दी किस पे, इस रीजन पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, एंड देन दे स्टार्टेड फाइटिंग। उसी में एक जो है एक इंपॉर्टेंट ट्राइब था जिसका नाम था भारता जो था एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्स था जिसने जो है एक मेजर जो है बैटल ऑफ 10 किंग्स कहा जाता है, जो 10 ट्राइब्स जो है वो इकट्ठे हुए और भारत के साथ लड़ना शुरू किया, बट इसने 10 को हरा दिया, 10 के 10 हार गए। अब इन जो 10 हारे हुए थे इनमें से 4 जो है इसके साथ जुड़ गए, तो 10 प्लस ये भारत खुद प्लस ये 4, ये बन गए 5। अब इनका नाम पड़ गया पांचजन। ये जो 5 जन था, ये 5 जन लेटर बना पंजाब, ठीक है, पंजाब, ठीक। अब इस 5 जन ने प्लस इसने मैट्रिमोनियल रिलेशंस रखी किसके साथ, एक हमारा दूसरा जो है ट्राइब था तब त्रिस्तु RISTU त्रिस्तु ट्राइब, इसके साथ इसने जो है
मैट्रिमोनियल रिलेशंस रखी। मैट्रिमोनियल रिलेशंस की वजह से रिजल्ट हुआ हमारा एक और ट्राइब जिसको कहा जाता है कुरु ट्राइब। ठीक, देन इसकी हिस्ट्री को हम कुरुक्षेत्र, पूरे रीजन को कहा जाता है देन कुरुक्षेत्र। तो ये थी यहाँ 10 बैटल्स, 10 किंग्स की कहानी। अब ये वाला जो रीजन था कुरु ट्राइब्स थे या जो थे ये जो आर्यंस आपस में लड़ते रहते थे। अब कुरु ट्राइब्स जैसे जो 5 जन थे ये इमर्ज हो गए थे ज़्यादा पावरफुल। अब जो 5 जन थे इन्होंने हराए जो 10 किंग्स, इसमें जो थे कुछ आर्यंस भी थे एंड कुछ इंडिया के लोकल्स थे। जो आर्यंस हारे हुए थे उनको कहा जाता था दासास, एंड जो इंडियंस हारे हुए थे दासा, DASA, दासा। जो इंडियंस रीजनल हारे हुए थे उनके लिए वर्ड यूज किया जाता था दासूस, दासूस। अब जो थे इनको अच्छी तरह से इनका फेयर ट्रीटमेंट होता था, इनको अच्छी तरह से ट्रीट करते थे क्योंकि ये आर्यंस थे और वो खुद भी आर्यंस थे। बट जो दासूस थे जहाँ के इंडिया के ओरिजिनल ट्राइब थे जो इनको हराया था, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी, इनके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था। ठीक है, लेट्स पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है अर्ली वैदिक एरा की हम बात कर रहे थे। तो हमने इसमें बात की जो है किसकी बात की हमने, आई फॉरगेट यार व्हाट इज हैपनिंग जस्ट, हाँ जो है तब हमने बैटल की बात की कि तब किस तरह से जंग हुआ। ठीक है ना, किस तरह से ये एस्टेब्लिश हुए। ठीक है ना, उसके बाद हम जो है जहाँ की इनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देन अर्ली वैदिक एरा की कैसी चली। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम था, पहले तो हमने जंग की बात की कि ये कैसे पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ। दिन हम बात करते हैं कि जनरली जो थी किस तरह पॉलिटी फिर चली। फिर यहाँ पे थी 3 जो हैं प्राइमरी जो है इंस्टीट्यूशंस हमें अर्ली वैदिक एरा के अंदर देखने को मिलते हैं, सभा, सामिति एंड नंबर 3 इज विदत, VIDHAD। विद्युत जो था ये रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म करने के लिए जो बॉडी है ये असेंबली जो है बनाई जाती थी। समिति जो है ओवरऑल डिसीजंस जो है सोसाइटी के अंदर जो है लेते थे। ठीक है ना, एंड सभा जो है इसके अंदर सभी लोग वोट करते थे, मतलब सभी लोग जो है सेलेक्ट करते थे किसके लिए, मेंबर्स, समिति के लिए, सभा के अंदर। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज दैट कि सभा एंड जो विद थी इसके अंदर वेमेंस को जो है वेमेंस इसको ज्वाइन कर सकती थी। बट वेमेंस जो हैं वो समिति के अंदर जो वेमेंस हैं वेमेंस यहाँ पे नहीं अलाउड थी। डिड यू एड दैट? तो जो सोसाइटी थी, जो सोसाइटी की अगर बात करें, पहली तो आपको ये याद रखना है कि सोसाइटी के अंदर विमेन जो है विमेन को रिस्पेक्टेड पोजीशन थी तब, रिस्पेक्टेड पोजीशन। नो चाइल्ड मैरिज का कोई भी हमें चाइल्ड मैरिज जो है देखने को मिलती नहीं। ठीक है ना, इस एरा के अंदर कोई हमें चाइल्ड मैरिज हमें इस एरा के अंदर नहीं देखने को मिली। विमेन को रिस्पेक्टेड पोजीशन हासिल थी। ठीक, बट विमेन जो है समिति में तब पार्टिसिपेट नहीं कर, है ना। अब जो है रिलीजन की अगर बात की जाए तो जो अर्ली वैदिक एरा के जो लोग थे, ठीक है ना, वो क्या करते थे, जनरली नेचुरल फोर्सेस में जो है मानते थे एंड नेचुरल फोर्सेस को ही उन्होंने पर्सोनिफाई किया था। ठीक है ना, तो उस वक्त का जो गॉड था एक था इंदिरा गॉड था। ठीक है ना, जिसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड जो है कहा जाता था। और इसको जो है इसको आल्सो नोन एज, इसको पुरंदर, जो इंदिरा गॉड है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड तब का कहा जाता है पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है ब्रेकर ऑफ फॉर्ट, ब्रेकर ऑफ फॉर्ट्स। ठीक है ना, उस वक्त का जो है इंदिरा को इंपॉर्टेंट जो है गॉड, 4 गॉड थे तो उसमें से इंदिरा एक था। ठीक है ना, जो फोर्ट्स जो थे, इसका फोर्ट जो उस वक्त में थे, फोर्ट्स पता है आपको कहाँ थे? फोर्ट्स थे, ठीक है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट गॉड था उस वक्त का वो था अग्नि। अग्नि जो गॉड था इसको इंटरमीडिएरी गॉड कहा, गॉड राइटिंग इंटरमीडिएरी गॉड है।
एंड जो थर्ड गार्ड था ना, दैट वाज थर्ड गार्ड जो था ये था वरुण गार्ड था। एंड जो वरुण गार्ड था ये गॉड ऑफ वाटर था, गॉड ऑफ वाटर। एंड फोर्थ गार्ड भी मैं यहीं पे लिखूंगा, ठीक है। एंड फोर्थ गार्ड जो था वो था मरुत, ARUT, मरुत। एंड ये था गॉड ऑफ विंड। ओके, जो चार थे इंपॉर्टेंट गार्ड थे। अब देखो जो चारों गार्ड थे ना, ये मेल डेइटीज आपको लगते हैं चारों, तो इसका मतलब है जो सोसाइटी थी पेट्रार्कल। विमेन गार्ड नहीं था, तो इसका मतलब है सोसाइटी पेट्रार्कल थी, पेट्रार्कल। ओके, ठीक है ना। जो उस वक्त वारशिप की जाती थी ना, वारशिप जो तब की जाती थी मटेरियल गेन्स के लिए। तब जो है गॉड्स को पूजा जाता था, ना कि स्पिरिचुअल पर्पस के लिए, ठीक है। नाउ लेटर वैदिक एरा की हम बात करेंगे। लेटर वैदिक एरा जो है हमारा, ये स्टार्ट होता है 1000 BC से लेकर 600 BC तक, ठीक। इसके जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे कुछ। जो है जब ये वाला एरा शुरू होता है तो तब जो थे आर्यंस ने जो है आयरन को डिस्कवर कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी तब ह्यूमन की हुई, आयरन की वजह से जो है फॉरेस्ट की क्लियरेंस स्टार्ट होगी, फॉरेस्ट क्लियरेंस। एंड ये जो लोग थे वो मूव करने लगे किसमें, प्लेन्स की तरफ मूव करने लगे, गंजेटिक प्लेन्स की तरफ जो है लोग मूव करने लगे। एंड जो एग्रीकल्चर थी उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली, क्योंकि अब ज़मीन को प्लो करना तो इजी हो चुका ना आयरन की वजह से, ठीक है। तो इकोनॉमी फिर कैसे चलती थी। आई एम रेडी फर्स्ट बिकॉज आई एम थिंकिंग आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। एंड आप इस वक्त टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आप इस वक्त यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं मतलब आपने पढ़ा नहीं है, अब आप आए हैं पढ़ने। ओके, सो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी अब जो लेटर वैदिक एरा की थी, पहले तो अर्ली वैदिक एरा के अंदर आप इकोनॉमी देखेंगे तब तो मैक्सिमम कैटल स्कोर करना उनका जो पर्पस था। बट लेटर जो है लेटर जो था लैंड मेन पर्पस बन गया था। एंड इसका हमें पता चलता है क्योंकि ऋग्वेदा ने वर्ड यूज किया है राष्ट्रा, ठीक है ना। तो जो हमारी तब की पॉलिटिकल सिस्टम जो था तब का, जो लेटर वैदिक एरा के अंदर जो किंग था या राजन था वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका था, ठीक है ना। एंड उसका जो प्राइमरी पर्पस था वो पर्पस था मोर एंड मोर लैंड एक्वायर करना। एंड फॉर दैट रीज़न जो था तब जो है कुछ पॉपुलर्स जो रिचुअल्स थी, रिचुअल्स जो है इसके लिए भी परफॉर्म की जाती थी। एंड वेरी स्पेसिफिक व्हाट दे वेयर, उसमें से थी अश्वमेधा, ओके here. And second one was Rajsuha, and third ritual practice was of Vajpaya. We'll discuss them in slides, already हमने आगे लिखी हुई है, तो we will be moving from here. एंड सोसाइटी की अगर हम बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जामिनर अक्सर यहाँ पे तो क्वेश्चन बनाता है, आई डोंट नो व्हाई। लेटर वैदिक एरा की जो सोसाइटी है इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सो यू नो व्हाट, इस एरा के अंदर क्या हुआ, इस एरा के अंदर जो है जो 10th मंडल था ना ऋग्वेदा का, 10th मंडल जो है इस एरा के अंदर लिखा गया, ठीक है ना। और इसने जो है इसके अंदर सोसाइटी के अंदर जो है वर्ना सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया। वर्ना सिस्टम के अंदर जो सोसाइटी है ना इसको डिवाइड किया गया चार सोसाइटी को जो है 4 लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया। पहले थे ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय एंड देन वेशा एंड फोर्थ वन शूद्रास। तो इस तरह से जो है सोसाइटी के जो है 4 ग्रुपिंग्स होगी। सबसे हायर जो थे, सबसे जो हायर ब्राह्मण्स, देन क्षत्रिय, देन वैश्यास, देन शूद्रास। एंड प्रेजेंटली ये जो है इसी की वजह से जो है ग्लेयरिंग तब स्टार्ट हुई, बट लेटर एरा के अंदर। ओके,
तो इस तरह से सोसाइटी जो है वर्ना सिस्टम जो है, वर्ना सिस्टम की जो है इमर्जेंस हो गई, ठीक है ना। अगर आप देखें जहां पे जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अगर आप देखें रिलीजियस प्रैक्टिसेस तब यहाँ पे कैसी आपको देखने मिली। रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो थी यहाँ पे जो पहले जो अर्ली वैदिक एरा के जितने भी गॉड थे ना, वो सब सारे जो थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे लोगों के लिए। जहाँ पे एक अनदर गॉड जो है प्राजपति जो गॉड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया लोगों के लिए, ठीक है ना। एंड इसको माना जाने लगा क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स के, यूनिवर्स का क्रिएटर है ये प्राजापति गॉड जो है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा लोगों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कॉमन मूड था वर्शिप का लोगों के लिए वो था सैक्रिफाइस, ठीक है ना, सैक्रिफाइस, प्रेयर्स एंड वर्शिप वगैरह जो है थे, सैक्रिफाइस वगैरह जो था उसका कंसेप्ट भी धीरे धीरे आने लगा। तो जो पर्पस था वर्शिप का वो यहाँ पे भी वही रहा, मटेरियल गेन्स एंड सन्स के लिए, ठीक है, क्योंकि बच्चों को जंग के लिए ले जाना था, तो सन्स के लिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों एंड देन मटेरियल्स गेन्स, लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो मटेरियल्स। तो स्पिरिचुअल पर्पस जहाँ पे भी ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, ठीक है ना। अब जो है कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जहाँ पे जो है रिलीजियस शुरू होगी कि जिसकी वजह से लेटर 6th सेंचुरी के अंदर दो न्यू रिलीजन की इमर्जेंस हो गई एंड दे वेर बुद्धिज्म, BUDHISM बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इनकी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो अनएक्सेप्टेबल रही, खासकर जो हमारे वेशा या क्षत्रिय क्लास थी इनके लिए, शूद्रास के लिए। तो दिन तो जो है न्यू रिलीजन आपको जो है जहाँ पे जो है देखने को मिले, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ओके, तो ये थी इस तरह से सोसाइटी का जो है जहाँ पे अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक करा को मिली। बट लेटर इधर लेटर एक एरा के अंदर और चीज, विमेन की जो पोजीशन थी ना, विमेन की पोजीशन फर्दर डिटेरियोरेट करी है ना। विमेन्स की जो पोजीशन थी वो फर्दर डिटेरियोरेट होगी लेटर वैदिक एरा की, ठीक है। एंड लेटर वैदिक एरा का तो सिस्टम हो गया। एंड यहाँ पे जो है महाजनपादस की हम बात करेंगे बिफोर हम आगे ऐसे बौद्धिज्म एंड जैनिज्म को हम आर्ट एंड कल्चर के ओके जो है यहाँ पे हम जाना बेसिकली ये बोला एंड now I'm very bad on map but I'm trying my best here, मैंने बना लिया, ठीक है। तो जहाँ पे ये जो रीजन था, चूँकि जहाँ पे जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, देन आर्यंस आए तो धीरे धीरे आयरन डिस्कवर हुआ एंड लोगों ने जो है इस एरिया में मूव करना शुरू किया। एंड तब इसी रीजन के अंदर जो ये वाला रीजन था ना, ये वाला रीजन जो है फर्दर जो है यहाँ पे जो है छोटी छोटी किंग जो ट्राइब्स थे, वो ट्राइब्स धीरे धीरे जो है धीरे धीरे कुछ थोड़ा पावर जो है आपस में गैदर करने लगे एंड जो है एथनिक सोसाइटीज बनने लगी, ठीक है ना। तो रीजन्स जो है अपने अपने जो है संभालने लगे लोग। तो फाइनली जहाँ पे क्या हुआ कि जनरली जो है जब जो था मतलब 10th सेंचुरी BC के बाद ऐसा हुआ कि जहाँ की जो रीजन थे ना, इन रीजन्स में ऐसा हुआ कि जहाँ पे डिवीजन होना शुरू होगी कुछ एरियाज की इस तरह से। तो यहाँ पे जो है ये मान सकते हैं आपके 16 जो है मेजर, जिस तरह 1 2 इस तरह जो है मेजर जो है मेजरली 16 स्टेट्स बनी। 16 स्टेट्स जो थी काफ़ी जो बड़ी स्टेट्स हैं उस एरा की मानी जाती है। तो इनको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं महाजनापादस। अब इसी महाजनापादस की स्टोरी है कि 6th सेंचुरी BC के अंदर जो है लोग जो है इस साइड में मूव करना शुरू हुए एंड देन जो एरियाज के अंदर है धीरे धीरे जो है आयरन का ज़्यादा यूज़ होने लगा, एग्रीकल्चर सरप्लस होने लगी, अर्बनाइजेशन होने लगी एंड धीरे धीरे जो है छोटी छोटी जो है टाउन्स का, किंगडम्स का कंसेप्ट जो है
पैदा हुआ, जिसकी वजह से जो है महाजनापादस की इमरजेंस हुई। इस महाजनापादस के अंदर ना एक जो स्टेट थी जिसका नाम था मगध, MAGA। मगध जो स्टेट थी इसको इस्टेब्लिश किया था 544 BC के अंदर हरियाणिक डायनेस्टी, हरियाणिक डायनेस्टी के एक किंग ने, जिसका नाम था क्या, बिंदुसार। जहां पे ये गलती आपको खत्म करेगी, लेट मी काट इट, क्योंकि आपको जो याद रहे कि यहां पे बिंदुसार नहीं। वाई? क्योंकि यहां पे है बिंबिसार। क्यों मैंने इसको अलग अलग करके लिखा? क्योंकि बिंदुसार भी आगे है, ठीक है। बिंबिसार जो है एग्जामिनर अक्सर जो है इसके साथ जो है आपको एक्सचेंज करेगा, आपको जो है आपके लिए मुश्किल बनाएगा, जहां पे बिंदुसार डालेगा एंड आपको बोलेगा हरियाणिक डायनेस्टी जो है, मगध जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट हरियाणिक डायनेस्टी के बिंदुसार ने की। बिंदुसार नहीं, बिंबुसार है, बिंबिसार है। तो बिंबिसार ने इसकी एस्टेब्लिशमेंट की, ठीक है ना। बिंबिसार का एक जो बेटा था उसका नाम था अजातशत्रु, अजातशत्रु, ठीक है ना। लेटर इसने अजातशत्रु ने क्या किया, इसका जो है इसका अजातशत्रु ने जो है काफ़ी मिलिट्री जो है कन्क्वेस्ट किए, ठीक है ना। जो महाजनपादा अंग था वो अजातशत्रु को जो है बिंबिसार ने दे दिया था, ठीक है ना। तो अजातशत्रु ने लेटर क्या किया कि अपने बाप को जो है मार दिया, ठीक है ना। और अजातशत्रु ने जो है काफ़ी एक्सपेनिस्ट जो है पॉलिसी अपनाई, ठीक है ना, अपने फादर की तरह। एंड जो काशी एंड वैशाली दो एरियाज थे, काशी एंड वैशाली जो बिंबिसार ने अपने भाई को दे रखे थे, वो एरिया भी अजातशत्रु ने छीन लिया। एक तो बाप को मार दिया और अपने चाचा को मार दिया, इससे काशी और वैशाली भी छीन ली। काशी प्लस वैशाली जो थी, वैशाली जो स्टेटें थी वो भी छीन ली, ठीक है। एंड देन जो इसने जो एस्टेब्लिश की पाटलिपुत्रा जो है कैपिटल मगध की एस्टेब्लिश की अजातशत्रु ने। यहाँ पे मैं लिखूंगा पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्र एक्चुअल में पाटलिपुत्र एस्टेब्लिश की किसने? अजातशत्रु ने, ठीक है ना। अब अजातशत्रु के बाद जो था अजातशत्रु ने जो है यहाँ पे पाटलिपुत्रा को कैपिटल बनाया मगध का। इसके बाद जो है उदयन आया। उदयन के बाद जो है इसने जो है पाटलिपुत्रा को इसने जो है थोड़ा ब्यूटीफाई किया, थोड़ा इसको अपग्रेड किया। दिन जो है लास्ट रूलर हरियाणिक डायनेस्टी का बचा इनमें से शिशुनाग को जो है फाइनली फिर जो है हरा दिया नंदा डायनेस्टी के एक रूलर ने, जिसको कहा जाता है महापद्मानंद। महापद्मानंद ने को हराया एंड एस्टेब्लिश की नंदा डायनेस्टी। हरियाणिक डायनेस्टी का जहां पे खत्म हुआ एंड यहां से शुरू हुई नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी जो थी, नंदा डायनेस्टी को फाइनली जो है जहाँ पे एक जो है बहुत ही पावरफुल जो का रूलर आया नया, मौर्यंस का है ना, जिसका नाम था वेरी एम्पायर, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसने जो है नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर इनका था दानानंद। दानानंद नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, इसको चंद्रगुप्त ने हरा दिया। बट चंद्रगुप्त के जो कोर्ट था इसको असिस्ट किया एक बहुत ही उस एरा का, जिसको मानते हैं बहुत ही हाई लेवल का फिलासफर था, जिसको हम कहते हैं चाणक्य। इसके नाम पे आज कोचिंग भी चलते हैं, ठीक है। इसको तभी इसने असिस्ट किया किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, बहुत सी जंगें करने में एंड नंदा डायनेस्टी को भी हराने में। एंड इसका जो ओरिजिनल नाम था वो था विष्णुगुप्त। ये दोनों इंपॉर्टेंट।
मेक श्योर। तो चंद्रगुप्त मौर्य को असिस्ट किया किसने? विष्णुगुप्त ने, जिसका जो है जनरली जिसको चाणक्य के नाम से जानते हैं। एंड इसने जो है नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंद को हराया। एंड जो है यहाँ से जो शुरुआत हुई वो शुरुआत हुई मौर्यन अंपायर। मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त को किसने जो है असिस्ट किया? चाणक्य ने, उसका नाम था। ठीक है, अब यही जो है ना इस बैटल की जो स्टोरी है वो लिखी गई है एक बुक के अंदर, जिसको लिखा है लिखा है विशाखा दत्त ने। विशाखा दत्त ने लिखा है, विशाखा दत्त ने लिखा है मुद्रा रक्ष प्ले, जिसके अंदर जो है चंद्रगुप्त मौर्य की जो ये जो बैटल है इसकी स्टोरी लिखी हुई। ठीक है, अब जो है इसी एरा के अंदर जो है ग्रीक जो है जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर जो है इंडिया की तरफ मूव कर रहा था। तो उसका जो एक केटर जो था कमांडर था किसका? अलेक्जेंडर का, जो फाइट कर रहा था कहाँ? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना। तो देन आफ्टर क्या हुआ कि आफ्टर जो है मौर्यंस का एंड अलेक्जेंडर का जो है कुछ फायदा हुआ। एंड देन जो है इम्पॉर्टेंट जो है एक जो है एम्बेसडर रखा, एम्बेसडर ग्रीक ने इंडिया के अंदर रखा। एंड एम्बेसडर का नाम था मेगास्थीन। ये किसके कोर्ट में था? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में था मेगास्थीन ने एक बुक लिखी, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो मेगास्थीन नाम इंपॉर्टेंट है और दूसरा इसकी बुक तो इंपॉर्टेंट होगी भाई, क्योंकि एग्जामिनर पूछ चुका है। एंडिका के अंदर इसने लिखा है सोशो रिलीजियस, सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो इंडिया की थी उस एरा में, मौर्यंस के एरा में, उसको इस बुक के अंदर लिखा है इंडिका के अंदर। इंडिका बुक लिखी है मेगास्थीन ने। मेगास्थीन जो था एम्बेसडर था ग्रीक्स का चंद्रगुप्त मौर्य के। नाउ अब जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने फाइनली क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है बाद में जो है सलेखना अपना लिया, सलेखना किया। एंड फाइनली ही डाउड जो सलेखना जो है, सलेखना के लिए असिस्ट किया इसको बद्राबाहु ने, बद्राबाहु ने असिस्ट किया किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, CH मौर्य को। एंड देन जो है जैनिज्म अपनाया, सलेखना किया। एंड देन द पर्सन डाइड। तो यह जो था इसके बाद जो रूलर था बिंदुसार, जो रूलर था ना वो इसका था, मौर्यन एम्पायर का रूलर यहाँ पे आता है। ठीक है, तो चलिए बिंदुसार जो है, बिंदुसार का तो यहाँ पे आता है, बट जो है वहाँ पे जो हमने पीछे हमने डिस्कस किया वो कौन सा किया हमने? पीछे बिंबिसार, जिसने मगध एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। तो बिंदुसार जहाँ पे आता है। ये जो बिंदुसार बंदा है ना, इसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाई थी। ठीक है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट जो दैट्स अबाउट बिंबिसार एक ऐसा बंदा था जिसने दोनों जो थे दोनों देखे थे, दोनों जो रिलीजन कंटेम्परेरी उसी के एरा में इमर्ज हुए, जैनिज्म भी एंड बौद्धिज्म भी। वो हेड मौर्यंस की हम बात कर रहे हैं, तो मौर्यंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट रूलर जो आया वो आया अशोक, है ना। अशोका जो था चक्रवर्ती इसको माना जाता है, चक्रवर्ती रूलर जो जिसको कोई भी रोक ना पाए, जिसकी एक्सप्लेनेशन। तो अशोका का जो है, अशोका ने क्या किया कि अशोका ने ईस्ट ओडिशा कोस्ट पे एक वार लड़ी, कलिंगा। अशोका तो काफ़ी पावरफुल किंग था उस जमाने का। ठीक है, तो कलिंगा वार लड़ी। एंड देन लॉट ऑफ पीपल्स डाइड्स। तो इसने जो ब्लड शेड देखा वहाँ पे इसने देखा तो बहुत से लोगों की जो है मौत होगी एक जंग की वजह से। एंड देन इसने जो है मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट छोड़ दिया एंड इसने कल्चरल कॉन्क्वेस्ट अपनाया। इसका था मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। ठीक है ना, मिलिट्री की वजह से जो है एक्सपेंशन करता था या दूसरे जंगे लड़ता था। इसने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई, धम्मा। ठीक है ना, तो इसने कल्चरल
कॉन्क्वेस्ट शुरू किया, कल्चर शुरू किया, ठीक है ना, अंडर द पॉलिसी ऑफ धम्मा, ठीक है, धम्मा की जो पॉलिसी है, अशोका का हुआ, ये अशोका इंपॉर्टेंट था। अशोका के बाद मौर्यन एम्पायर जो फर्स्ट लास्ट पे था उसका नाम था बेहद था। बेहद रथ को फाइनली जो है हराया पुष्यमित्र शुंग ने। ये वाला जो रीजन था अब पुष्यमित्र, ठीक है, तो इसने एस्टेब्लिश की जहां पे शुंगा डायनेस्टी, जहां से खत्म हो गई। बट यहाँ पे हम इंडिया की बात करें तो अब क्या हुआ कि चूंकि जो मौर्यंस थे वो तो पावरफुल रूलर्स थे और उन्होंने पूरी इंडिया को यूनाइट करके तो एक जगह बना ली थी। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, तो यहाँ पे जो क्या हुआ लेटर, यहाँ पे एक जो है एस्टेब्लिश हो गए, चूंकि जो मौर्यंस जब चले गए उसके बाद जो है वीक हो चुके थे रीजन, एंड तब ग्रीक्स ने जहाँ पे या सेंट्रल एशियंस ने जहाँ पे अटैक करना शुरू किया एंड उन्होंने आना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो है गुजरात रीजन में जो है एस्टेब्लिश हुए शाकास। तो शाकास जो है रुद्रादमन, रुद्रादमन ने इसने रिपेयर करवाई सुदर्शन लेक, ठीक है ना, सुदर्शन लेक इसने जो है तब रिपेयर करवाई, लेकिन सुदर्शन लेक जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, ठीक है। एंड जो है जहां पे इसके ऊपर फिर आगे इस रीजन में आगे आकाश के ऊपर पार्थियंस, ठीक है ना, पार्थियंस आ गए। एंड पार्थियंस का जो इंपॉर्टेंट रूलर था वो था गोंडोफेरनस इनका जो है इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है। एंड जो है इसी जो पार्थियंस के एरा में जो है जहां पे एक सेंट ने विजिट किया था, सेंट थॉन, ताकि वो क्रिश्चियनिटी को इस एरिया में जो है सपोर्ट कर पाए, ठीक। तब जो है इधर इस एरिया में जो है यहाँ पे आगे कुशानास, तो कुशानास जो थे ये कनिष्क इसके अंदर इंपॉर्टेंट रूलर था। बट रिमेंबर कनिष्क इसका पहला रूलर नहीं था। अब जो कुशानस है, कुशानस के जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो हाईएस्ट मोनिटाइजेशन देखने को मिली इसके एरा में, हाईएस्ट मोनिटाइजेशन एंड इसने लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स प्रोड्यूस जस्ट, ठीक है ना। एंड फर्दर इसने कॉपर कॉइन्स भी जो हैं, कॉपर कॉइन्स काफ़ी लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस किए हैं इसने। तो जो है जो आर्किटेक्चर था उसको पैट्रोनाइज किया, और ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है। और इसके जो है ना, इसने जो गोल्ड कॉइन्स जो रिलीज किए ना, इसको हाईएस्ट प्योरिटी गोल्ड कॉइन्स माना जाता है, हाईएस्ट प्योरिटी। ये मैं लिखता हूँ क्योंकि आपको कभी और कोई गुप्ता वुप्ताज का या किसी का पूछ के कंफ्यूज ना कर दें। कनिष्का का सबसे हाईएस्ट प्योरिटी के जो गोल्ड कॉइन्स थे वो इसी के एरा में जो है, ठीक है ना। हाईएस्ट मोनिटाइजेशन भी इसी रीजन में जो है कुशाना, ठीक। अब वापस आते हैं, हमने शाकास पार्थियंस डिस्कस कर दिए, ठीक है ना। अब हम वापस आते हैं इस पे शुंगास पे। तो शुंगा को जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है एस्टेब्लिश किया, जहां पे इसको हरा के, किसको खत्म करके, पे हमने बेहदरथ किसका था, मौर्यन का था। इसने शुंगा जहां पे इसी शुंगा पे हम वापस आ गए। when you were repeating तब आप शुंगास, ठीक है। शुंगास के ज़माने में एक प्ले लिखा गया,
जिसका का अग्निमित्र, मालवी का अग्निमित्र शुंगा का पुष्यमित्र जो शुंगा है ना उसका बेटा था अग्निमित्र। एंड जो है मालवी का एक वहाँ पे लेडी थी। एंड इसकी लव स्टोरी जो है लिखी है राइटर ने, ठीक है। तो मालवी को अग्निमित्र जो है, ठीक। देन जो इस शुंगा है ना, इस शुंगा को बाद में रिप्लेस किया कनवाज ने। और कनवाज को एस्टेब्लिश किया था किसने? वासुदेव कनवा ने। कनवा जो डायनेस्टी है जहां पे इसको, इसी के टाइम में जो है फर्स्ट टाइम जो है भागवतिज्म जो है यहाँ पे जो है प्रैक्टिस होना शुरू हुआ। एंड जो फर्स्ट पिलर है जिसका हमें जो एविडेंस मिलता है कि भागवतिज्म जो है शुरू हुआ इस एरिया उस वक्त हमें मिलता है जहाँ पे, ठीक है ना। एंड भागवत जो वार्शिप है जहाँ पे इमर्ज शुरू हुई, ठीक। एंड जो हीलियोडोरस था एक ग्रीस जो था उसकी राइटिंग्स में हमें ये, एंड दिन जहाँ पे जो है बिलसा HILS बिलसा, यह है मध्य प्रदेश के अंदर जगह का नाम बिलसा। ऑलरेडी पहले भी एग्जामिनर पूछ चुका है बिलसा जगह का नाम। जहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा जो है आयरन पिलर जो है जहाँ पे एक्ट किया गया जिससे हमें भागवतिज्म का एविडेंस, ठीक है ना। एंड जहाँ पे हमने की, अब हम बात करेंगे इस रीजन की, ठीक है ना, जहाँ पे जो एस्टेब्लिश हुई डायनेस्टी उसका सतवाहन। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, ऐसे मैप बनाऊंगा। डायनेस्टी, ठीक है ना। तो जो सतवाहन डायनेस्टी थी, तो देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सतवाहन जो डायनेस्टी थी ये सिमूक ने फर्स्ट सेंचुरी AD के अंदर एस्टैब्लिश। एंड देन जो थी इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूलर था वो था गौतम सतकर्णी। इम्पॉर्टेंट इसका रूलर था इस डायनेस्टी। ये मैट्रिलिनियल स्टेटस, ठीक है ना। इसने जो है पैट्रोनाइज किया ब्राह्मणिज्म को, इसने ब्राह्मणिज्म BH ब्राह्मणिज्म को इसने जो है पैट्रोनाइज किया। एंड इसी ने जो है फर्स्ट टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। फर्स्ट टाइम इसने लैंड जो है लैंड ग्रांट करनी शुरू कर दी किसको? ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट करनी शुरू कर दी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, डी अर्बनाइजेशन जैसे होनी शुरू, है ना। तो ये थे सतवाहन ने जो है ब्राह्मणिज्म को प्रैक्टिस की, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने जो है लेड कॉइन जो है कमर्शियल ट्रांजैक्शन, लेड कॉइन ट्रांजैक्शन के लिए जो है ना। तो गाथा सप्तशती
जो बुक है ये लिखी है इन प्रैक्रट, ये डिस्कस कर फ्यूडलिज्म कंसेप्ट में जो लैंड ग्रांटिंग का कंसेप्ट हुई है फर्स्ट टाइम फ्यूडलिज्म। ठीक है, अब जो है हम चलते हैं थोड़ा साउथ इंडिया के अंदर। साउथ इंडिया जो, बट हम यहीं पे देखेंगे साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का जो सिस्टम था, साउथ इंडिया के अंदर जो आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे थे चालुक्यास, यस चालुक्य, जहाँ पे थे जो किंगडम, कंफ्यूजन के पांड्यास इधर थे कि इधर थे, बट 16 चेरास पांड्या, ठीक है ना। ये जो थे, ये किंगडम जो थी, ये जो एरिया थे, ये जो थी, क्योंकि इनको जहाँ पे ट्रेड है इजली ये नेविगेट कर पाते थे, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती थी आइवरी की, पर्ल्स की, ठीक है ना। तो इनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी थी, स्पाइसेस वगैरह की, ठीक है, स्पाइसेस वगैरह की जो है जहाँ पे ट्रेड होती थी, और नेविगेशन में बहुत अच्छे थे, क्योंकि जो है कोस्टल एरियाज में ये पड़ते हैं, ठीक है ना। और जो पांड्यास है ना, पांड्यास को कल्चरल रीजनरेटर भी माना जाता है, क्योंकि पांड्यास के अंदर जो है संगम जो तीनों संगम असेंबलीज हैं वो इनके अंदर हुई हैं, पांड्यास के अंदर हुई हैं, ठीक है। एंड देन इसके बाद जो टाइम शुरू होता है वो होता है गुप्ता का शुरू। को भी मैं क्योंकि तब कंट्री काफ़ी ब्रेक कर चुकी, गुप्ताज ने फिर से जो है कंट्री को किया, है ना। गुप्ता को जो एस्टेब्लिश किया, विषय किया है ना। एंड सॉरी, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो है तो गुप्ता डायनेस्टी जो है, देन इसके बाद आया समुद्रगुप्त, इसको सेकंड चक्रवर्ती मान, गलत था अशोक का, समुद्रगुप्त को सेकंड चक्रवर्ती जो है, तो इसको नेपोलियन ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। तो इसके कोर्ट जो था, तो समुद्रगुप्त जो था, इसको इसके कोर्ट के अंदर जो थे एंड लुमिनरीज थे, के अंदर दो इम्पॉर्टेंट, वो आपको हमेशा एग्जाम के अंदर हेल्प करेंगे एलिमिनेट करने का। कालिदास ने तो बहुत सी बुक्स जो हैं लिखी हैं, ठीक है ना। अभी हम आगे देखेंगे, अमर सिम्हा ने लिखी है अमरकोश, अमर, ठीक, जो है कालिदास की बहुत सी 4-5 बुक हैं, तो इसने लिखी हुई है, ठीक है ना। इकोनॉमी उस वक्त की अगर हम देखें तो इन्होंने जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है गुप्ताज ने ब्राह्मण्स को और भी ज़्यादा फेवर करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, जिसकी वजह से काफ़ी जो है डी अर्बनाइजेशन होगी, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो सतवाहन लैंड देते थे ना ब्राह्मण्स को, इन्होंने भी लैंड जो है ब्राह्मण्स को देनी शुरू कर दी। अब जो था इसका जो है इस एरा के अंदर जो है एक बौद्धिस्ट स्कॉलर था फाहिन, फाहिन ने जो है इसके एरा में जो है विजिट किया है, गुप्ताज के एरा में जो है जहाँ पे विजिट किया। तो रिलीजियस प्रैक्टिस उस वक्त की ये थी कि भागवतिज्म को कंटिन्यूसली जो है वार्शिप किया जाता था,
काफ़ी फ्लरिश कर रहा था, ठीक है ना। उस वक्त के जो हैं 3 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स इनके जो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, टेम्पल एक है पेतरगांव, दूसरा है पेतरगांव है कानपुर के अंदर पेतरगांव, एंड देन वी हैव देवगढ़, देवगढ़ कहाँ, थर्ड दैट इज तीन है, ठीक। ठीक, तो 3 टेम्पल्स का हमने लिखा। इसके जो 9 लुमिनरीज थे उसमें से 2 इंपॉर्टेंट थे, अमरसिम्हा, अमरकोश, ये हमने लिखा। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है, ये हमने लिखा, ठीक है ना। चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड चंद्रगुप्त सेकंड जो थे ये इंपॉर्टेंट, इसमें 2 और जो है रूलर जो है जाते हैं समुद्रगुप्त के अलावा भी, ठीक है ना। समुद्रगुप्त का एक इंपॉर्टेंट है कि वो वीणा प्ले करता था, ठीक। एंड बुद्धिस्ट ने इनके एरा में जो है विजिट किया है इंडिया के अंदर, ठीक। 3 टेम्पल्स हमने देख लिया ऑलरेडी। तो विमेंस की जो पोजीशन थी ना, अब हम थोड़ा सोशल्स की हम बात करें। जो विमेंस की पोजीशन थी वो काफ़ी डिटेरियोरेट हुई, विमेन की पोजीशन काफ़ी जो है वो डिटेरियोरेट होगी। जो ग्लेयरिंग कंसेप्ट है किसका, ग्लेयरिंग कंसेप्ट है सती का, वो इमर्ज हुआ, जिसकी हमें जो है एविडेंस मिलता है एरम से। एरम जो है एमपी के अंदर क्या है, पिलर है, उससे हमें मिलता है कि जो है सती का जो कंसेप्ट है इस एरा के अंदर जो है इमर्ज हुआ तब। बट हाउएवर एक बंदा था कतायन, कतायन था, कतायन ने जो है एमिलियोरेट करने की कोशिश की, इसकी एमिलियोरेट करने की कोशिश की विमेंस की जो है पोजीशन को, एंड स्त्रीधन का कंसेप्ट जो है उसने, स्त्रीधन का जो कंसेप्ट है उसने दिया, ठीक। तो विमेन की पोजीशन जो है काफ़ी डिटेरियोरेट होगी। सती का कंसेप्ट, ग्लेयरिंग कंसेप्ट जहाँ पे हमें देखने को मिला, ठीक। एंड जो है कास्ट्स के अंदर अगर हम देखें तो जहाँ जो है चंडाल्स की एक जो है हमें जो है लोएस्ट जो है अनटचेबल्स की जो है कास्ट हमें देखने को मिली, ठीक। तो इसके बाद जो है हर्षवर्धन जो आ गया, हर्षवर्धन जो रूलर्स था वो आ गया। हर्षवर्धन ने जो है, हर्षवर्धन ने जो है 3 बुक्स जो हैं लिखी हैं। एक है रत्नावली, 3 है प्रियादशक, थर्ड है नागनंद, ठीक है ना। ये जो बुक्स हैं 3 लिखी हैं किसने, हर्षवर्धन ने, ठीक है। अब हम साउथ की थोड़ा बात करें, साउथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो थे नर्मदा रिवर था, नर्मदा रिवर पे जहाँ पे ऊपर थे, कौन ऊपर था, जो है हर्षवर्धन का अंपायर था ऊपर। नीचे यहाँ पे था चालुकियास का एक रूलर था पोलास्किन सेकंड, आगे मैंने लिखा है जहाँ पे थोड़ा पोलास्किन सेकंड था। पोलास्किन सेकंड ने जो है नर्मदा के किनारे जो है हर्षवर्धन को शिकस्त दी थी, हराया था इसको, ठीक है। तो अब हम बात करें जो बाकी जो थे, अब फिर इस ऊपर वाले रीजन में जो है पालाज आगे, पालाज को एस्टेब्लिश किया था गोपाला ने, पाला ने एस्टेब्लिश किया पाला को इस रीजन में, ठीक है ना। देन आगे प्रतिहार्स को किया मीर भोजा ने, ठीक है। देन नीचे जो है इस रीजन में जो है एक और एम्पायर एस्टेब्लिश हुई, वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रकूटा, फिर ना जिसको किया था दांती दुर्ग ने जिस एम्पायर को जो है एस्टेब्लिश किया। इसका जो है इसका राष्ट्रकूटा एम्पायर का एक इम्पॉर्टेंट राइटर था जिसका नाम
वर्ष जो है एक वर्ष जिसने बुक लिखी कविराज का, इसी का जो है राष्ट्रकूटा एम्पायर का ही जो है एक रूलर था राज राजा फर्स्ट, जिसने पूरे जो है तीनों साउथ की जो किंगडम्स थी, चोला, चेरा, पांड्यास, सबको हरा दिया था और श्रीलंका भी जो है पूरा फतह कर लिया था, राज राजा वन। इसका एक और रूलर था जिसका नाम था राजेंद्रा फर्स्ट। इसने जो है एक एक्सपीडिशन लेड की वेस्ट बंगाल के अंदर। वहाँ पे जब ये पहुँचा तो उसने जो है वहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो इसकी एक्सपीडिशन जो है गई तो वहाँ अमोघ वर्ष ने लिखी कविराज मर्ग जो लिखी, ये लिखी अमोघ वर्ष ने। एंड जो राज राजा फर्स्ट एंड राजेंद्रा फर्स्ट थे, ये थे चोला एम्पायर के रूलर थे। राज राजा फर्स्ट ने जो है बाकी जो थे चेरा और पांड्या को नेक्स्ट कर लिया कम्प्लीटली एंड श्रीलंका को भी फतह कर लिया। देन राजेंद्रा फर्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट रूलर था, इसने वेस्ट बंगाल की तरफ एक एक्सपेडिशन लेड की एंड वहाँ पे जो है एक टाइटल दिया गंगईकोंड चोला, ठीक है, गंगईकोंड चोला जो है राजेंद्रा फर्स्ट का टाइटल। अब जो तमिलनाडु के अंदर जो नाडु बेसिकली यूनिट था उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन का, चोला एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट था। यहाँ पे एक और दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हमें यहाँ पे नोट करनी है। एक विलेज जो होता था, विलेज के अंदर दो ग्रुप्स रहा करते थे, एक होता था चेरी एंड दूसरा होता था अग्रहार। जो चेरीज होते थे इसमें जो है अनटचेबल्स या लोअर क्लासेस वाले रहते थे। ये गांव का वो एरिया है जिसके अंदर चेरी एरियाज वो होता था जिसके अंदर लोअर क्लासेस के लोग रहते थे। अग्रहार एरियाज वो होता था जिसके अंदर अपर कास्ट के लोग रहते थे, ब्राह्मण्स, ठीक है ना। तो दैट वाज इट फ्रॉम हिस्ट्री के। हमें इतना चलना है एंशिएंट हिस्ट्री में, काफ़ी लेंथी हो गया, बट व्हाट वी डू, वी हैव टू बिगिन नाउ एंड वी आर स्टडीइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंस क्या है? ये कि एंशिएंट इंडिया के अंदर जो इंडिया थी एक बहुत ही बड़ी यूनाइटेड रीजन था, ना सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था अशोका एंड समुद्रगुप्त के अंडर। तो मॉडर्न हिस्टोरियंस जो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, मनुस्मृति जो है इसको है जो है कोड ऑफ जेंटुलास, इसको इंग्लिश के अंदर जो है ट्रांसलेट किया है नेथनियल ग्रेसी हेलिड ने। इस तरह जो विलियम जोन्स था, ये एशियाटिक सोसाइटी इसने एस्टेब्लिश, ठीक है ना। अभिजन्ना शुकुंतलम इसने जो है इंग्लिश के अंदर जो है ट्रांसलेट। इस तरह जो भगवत गीता है फर्स्ट टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। विल्कन्स ने जो है इंग्लिश में जो है कन्वर्ट किया। बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी जो है जेम्स मैकिंटॉश ने एस्टेब्लिश की थी, किसके जो है दूसरा लिटरेचर है, जो इंडियन लिटरेचर है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया एंड जो इंडिया की नॉलेज है उसको यूसेज में लाने के लिए। इसी तरह जो एशियाटिक सोसाइटी है ग्रेट ब्रिटेन की, ये एक्ट पास किया था ब्रिटेन ने, ताकि जो दूसरा लिटरेचर है उसको जो है जो रेशनल एंड साइंटिफिक लिटरेचर है उसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट किया जाए एंड उसको स्टडी किया जाए। ठीक, सेकंड बुक्स ऑफ ईस्ट जो है मैक्स मुलर ने जो है लिखी हुई है, ठीक है, एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्थर स्मिथ ने लिखी है। ठीक, अभी हम बुक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी तीन इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इधर। एक है राजेंद्र लाल मित्रा की, इसने लिखी है इंडो आर्यंस। राजेंद्र लाल मित्रा की बुक है, इसने लिखी है इंडो आर्यंस, ठीक है। दूसरी है फिर आर.जी. भंडारकर की, इसने लिखा है डक्कन ऑफ सतवाहन्स, हिस्ट्री ऑफ वैष्णविज्म, विडो री मैरिज, कास्ट चाइल्ड मैरिज, ठीक। फिर है वी.के. रजवाड़े की, इसने लिखा है महाराष्ट्र हिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। देन इसके अंदर दूसरी भी है, आप इनको पढ़ सकते हैं, और ये है आर.सी. जुमदार, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तो आप याद नहीं कर सकते, इसलिए मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ आप उन्हें तो देखें, बाकी भी आप देख सकते हैं, बट ह्यूमन कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि आप सब कुछ पढ़ पाएँ। इफ यू ट्राई टू स्टडी एवरीथिंग
देन फाइनली यू विल लॉस्ट। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ भी नहीं होगा। जस्ट जितना ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग कि जितनी क्रेनियल कैपेसिटी है, ह्यूमन की कैपेसिटी है, आप इतना ही प्रोसीड करें। ठीक, तो ये जो 4 बुक्स थी राजेंद्र लाल मित्रा की और स्पेशली आरसी मुजमदार की, ये जो बुक्स है ना, बेसिकली इन बुक्स से हमें पता चलता है कि एंशिएंट हिस्ट्री पे इन्होंने कुछ लिखा है। ठीक है ना, जिससे हम एंशिएंट हिस्ट्री को जो है स्टडी। चलिए अब सोर्सेज की हम बात करते हैं। अब तो हम जो है हमने ओवरव्यू देख लिया है, ओवरव्यू काफ़ी लेंथी था, एग्जॉस्ट कर दिया उसने, बट एनीवे लेट्स मूव ऑन। अब हम रास्ते पे हैं। जो टाइप्स हैं सोर्स एंड हिस्टोरिकल, हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे हम जो पुरानी हिस्ट्री है उसको रिकन्स्ट्रक्ट, क्या क्या है हमारे पास कुशाना पीरियड का, जो हमारे पास कॉइन मोल्ड हैं, कॉइन मोल्ड्स हैं, हम कुशाना की हिस्ट्री है रिकन्स्ट्रक्ट कर। ओरियन टाइम का जो हम अगर हमारे पास कॉइन्स हैं, लेड है, पोटिन है। पोटिन बेसिकली है ये बनता है, ये एक एलॉय है, एलॉय होता है जिसके अंदर दो या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिलाते हैं। जो पोटिन है ये बनता है लेड प्लस कॉपर प्लस 3, इसको मिला के बनता है लेड, ये सॉरी पोटिन, है ना। इस तरह कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ये हमें मौर्यन एरा के एविडेंसेस मिलते हैं, है ना। इस तरह गुप्ता एरा का हमें है, गुप्ता एरा ने लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो हैं इशू किए हैं, किसने? गुप्तास ने। बट जो हाईएस्ट पेवर्टी थी गोल्ड की वो थी कुशाना की। दो इन्होंने तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किए, बट हाईएस्ट जो पेवर्टी, ठीक। तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस का हमें इंस्क्रिप्शंस जो हैं हमें मिलती हैं, ठीक है। अशोका ने बहुत से पिलर जो हैं वो इरेक्ट किए हैं, तो वो हमें मिलते हैं। जो पिलर्स पे राइटिंग्स है वो प्रैक्रेट में लिखी हुई, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी है। और जो आपको पता है जो अफगानिस्तान के अंदर जो हमें पिलर मिलते हैं ना, उसके अंदर जो है ग्रीक एंड अरामिक स्क्रिप्ट का जो भी जो है यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नॉर्थ वेस्टर्न जो है अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं उसके अंदर हमें खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है देखने को मिलती है। ये भी जहाँ पे इंपॉर्टेंट है, खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है जिस तरह से उर्दू लिखा जाता है ना, उर्दू जिस तरह से लिखा जाता है ये इस तरह से लिखी जाती है, इस साइड से इस साइड में खरोष्टी स्क्रिप्ट, है ना। तो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है ये इस तरह, जिस तरह से इंग्लिश लिखी जाती है वैसे लिखा जाता है। जेम्स प्रिंसेप जो है इसने फर्स्ट टाइम जो है डिसिफर किए कौन से एडिक्ट, जो अशोकन एडिक्ट थे